पिछला क्लास था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा स्थानीय स्वशासन विकसित हुआ। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद कितने चरण हुए और कैसे कैसे हमारी पंचायत व्यवस्था का विकास हुआ। देखिए, ये विकास का होना एक सतत प्रक्रिया रही। कोई अचानक से कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। स्वतंत्रता के बाद ऐसा अचानक कोई चेंजेस नहीं आ गया। विभिन्न तरीके की समितियों का निर्माण हुआ। उन समितियों विभिन्न तरीके के स्टडी ग्रुप्स बने, अध्ययन दल शामिल हुआ और उनकी रिपोर्ट्स आती गई तो उसके हिसाब से फिर 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में फिर पंचायत किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो सब। उससे पहले भी पंचायत बना। बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें रही, उन सिफारिशों में पंचायत समितियां भी रही, पंचायत रही, ग्राम सभा रही, उनको लागू भी किया गया, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए आज हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें। स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरीके से हुआ, स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश काल में क्या हुआ, वो सारा डिटेल आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। आज है हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन किस तरीके से निर्मित हुआ और क्या क्या चीजें आई, क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। हम सिर्फ इसलिए खुश हुए क्योंकि हम स्वतंत्र हुए, पर भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। गरीबी अपनी चरम स्थिति पर था। इनकम का कोई बहुत ज़्यादा सोर्स था नहीं, क्योंकि प्राथमिक व्यवस्था जो थी वो कृषि, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कृषि का विनाश कर चुका किया था। उद्योग अंग्रेजों ने कोई लगाया नहीं। जो तृतीय सेक्टर है वो तो खैर अभी चालू हुआ है तृतीय सेक्टर। उस समय तृतीय सेक्टर की उतनी खास बहुत अवधारणा नहीं थी और भारत में तो वैसा कुछ था भी नहीं, है ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो प्राथमिक जो हमारा क्षेत्र रहा, कृषि का जो क्षेत्र रहा, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य तौर पे कृषि का ही क्षेत्र था और कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत साहसी व्यक्ति रहे, जिन्होंने अनेक ऐसे कार्यक्रम लॉन्च किए जिससे भारत में तरक्की हुई। ठीक है, खैर वो राजनीतिक बातें हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में ऐसा क्या हुआ। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि महात्मा गांधी सदैव ये चाहते रहे कि ग्रामीण विकास हो और ग्रामीण विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो सीधे ग्रामों को से संबंधित हो, या कुछ ऐसी समितियां का गठन किया जाए जो सीधे ग्रामों से संबंधित हो। पर भीमराव अंबेडकर क्योंकि इनके प्रबल विरोधी रहे हैं। प्रबल विरोधी का मतलब इस योजना के विरोधी, और उनका विरोध इस तर्क पर आधारित था कि जो ग्रामीण व्यवस्था का जो विकास होगा वो विकास इस आधार पे होना चाहिए कि समानता की स्थिति हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो। तो वो ऐसे किसी भी निकाय से थोड़ा परहेज करते थे, क्योंकि यदि ऐसा निकाय बनेगा तो कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना जरूर आएगी। ठीक है, फिर भी पहली पंचवर्षीय योजना के समय, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आया तो पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो एक तो इसका जो लक्ष्य रहा, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि में वृद्धि करना। मतलब हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था उस प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ा सा वृद्धि, थोड़ा सा क्या, क्योंकि उस समय और कुछ था ही नहीं कृषि के अलावा। तो मेन फोकस इसी चीज पे दिया गया कि कृषि में वृद्धि करना है। अब कृषि में वृद्धि हम कैसे करें? कृषि में वृद्धि करने के लिए उस निम्न स्तर के गांव में भी थोड़ा सा आर्थिक रूप से वृद्धि करनी पड़ेगी। तो गांव का विकास तो कहीं ना कहीं हमको जरूरी है ना। तो गांव के विकास पे बात की गई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। इसका जो मूल उद्देश्य था, यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण विकास, गांव का विकास करना।
क्योंकि गांव का जब तक विकास होगा नहीं तब तक केंद्र का विकास नहीं होगा। तो क्योंकि उस समय तो जो देश रहा वो तो और भी ग्रामीण प्रधान देश था। अभी तो हम लोग शहरों का विकास देखते हैं, अभी तो गांव में भी बहुत तरक्की आपको देखने को मिलेगा। पर उस समय 1947 की यदि मैं बात करूं, 1952 की यदि मैं बात करूं, पहली पंचवर्षीय योजना के समय, तो गांव भी उतने परिपक्व नहीं रहे, गांव भी उतने वेल डेवलप्ड नहीं थे। गांव एकदम साधारण गांव जैसी स्थितियां थी। अभी जिनको आप शहर बोल रहे हो वो भी उस समय गांव में ही थे। ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण विकास का कार्यक्रम बनाना, ग्रामीण विकास के बारे में पूरा ध्यान केंद्रित करना। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना लाया गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, इस योजना को भी लॉन्च किया गया। इसका भी मूल उद्देश्य वही था, ग्रामीण परिवेश को थोड़ा सा तरक्की दिलाना, वृद्धि करना, उनकी आय में वृद्धि करना, उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाना जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, आर्थिक विकास हो। पर ये दोनों योजनाएं जो थी वो असफल रही। ये दोनों योजनाएं बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। अब ये दोनों योजनाएं असफल क्यों हुई? तो असफलता का सबसे प्रमुख कारण था जन भागीदारी की कमी। देखिए, सरकार ने योजना तो चलाया पर उस योजना में जन भागीदारी की कमी दिखाई दी। जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में भी कई बार ऐसी योजनाओं का जिक्र आता है, लेकिन जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगा तब तक वो कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल नहीं होगा। आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास सेलफोन है, तो हमको तुरंत योजनाएं पता चल जाती हैं। पर यदि 1952 के ज़माने की मैं बात करूं तो उस समय तो लोग चिट्ठियां भी ढंग से नहीं लिख पाते थे, साक्षरता का स्तर भी बहुत बड़ा नहीं था। तो लोगों को एक जो लोगों की भागीदारी होती है किसी भी योजना में, या योजना तक लोगों की जो पहुंच होती थी, वो पहुंच लोगों को नहीं प्राप्त हुआ, या फिर वो पहुंच बन ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये योजनाएं बड़ी अच्छी योजनाएं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया या राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे गांव का विकास होता, लेकिन वो तभी होता जब लोग उससे जुड़ते। तो जन भागीदारी की कमी वहां पे देखने को मिली। दूसरी चीज नौकरशाही व्यवस्था। ये आज के नौकरशाही में और पुराने नौकरशाही व्यवस्था में बहुत फर्क है। आज का जो नौकरशाही व्यवस्था है वो काफी हद तक सपोर्टिव है, बहुत हद तक सपोर्टिव है, लेकिन जो पुराना नौकरशाही व्यवस्था था वो अलग था। पुराने नौकरशाही व्यवस्था में यदि एक अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, तो फिर मान के चलिए कि एक तो उसका जो अप्रोच होता था गांव तक या लोगों तक, उसका अप्रोच सही ढंग से हो नहीं पाता था। दूसरा, भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा रहा होगा। तीसरा, जो उसके कार्यक्रम रहे हैं वो कार्यक्रम वहां तक, जैसे सीधी सी बात, यदि मैं कोरोना की बात करूं तो अभी जब कोरोना आया तो कोरोना में जन भागीदारी भी देखने को मिली, और कहीं कहीं पे वो जन भागीदारी भी हमको देखने को नहीं मिला। जैसे कोरोना में बहुत जगह आया कि वैक्सीन लगाने से लोग कतराते रहे, तो अधिकारी जाके उसको समझाए, अधिकारियों ने उनको समझाया, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर भी एक तरीके का प्रेशर था और वो अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे थे। पर 1952 के समय में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय स्थितियां ऐसी नहीं थी। देश आज़ाद हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। तो उस सिस्टम से में अचानक कोई ड्रास्टिक ऐसा चेंज हुआ नहीं, जिसकी वजह से गांव का जो विकास होना चाहिए था वो विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया। ठीक, अब इस योजना के चरण, क्या क्या चरण थे? हालांकि चरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप एक बार इसको पढ़ के रखिए। तो इसके चरण में पहला चरण था राष्ट्रीय विस्तार चरण। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण राष्ट्रीय विस्तार चरण, इसका दूसरा चरण है गहन सामुदायिक विस्तार चरण, गहन सामुदायिक विस्तार चरण, और इसका तीसरा चरण है गहन विकास के बाद का चरण। देखिए, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला इसमें पहला था राष्ट्रीय विस्तार चरण। राष्ट्रीय विस्तार चरण का मतलब ये था कि योजनाओं को विस्तारित करना, केंद्र की योजनाओं को
राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, नीचे तहसील स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे उसका विकास करना। दूसरा था गहन सामुदायिक विकास चरण। गहन सामुदायिक विकास चरण में कम व्यय के साथ उन क्षेत्रों का विकास करना जिनमें वाकई में विकास की जरूरत है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जिनमें विकास की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं थी, वो थोड़े से डेवलप्ड थे। अभी भी आप कुछ गांव में जाके देखोगे, यदि आप बस्तर वगैरह के गांव में जाके देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपको लगेगा कि आप कहाँ आ चुके हो। आपको ये एहसास होगा कि आप शायद 1950 1960 के ज़माने के गांव में आ चुके हो। तो वैसे गांव को विकास के क्रम पे लाना। ठीक। तीसरी चीज, गहन विकास के बाद की अवधारणा, मतलब ये कि विकास होने के बाद में और क्या चीज की कमी वहां पे रह गई है, वो तो ये एक काम जो था ये लेयरिंग का काम था। इस तरीके से इसको काम करना था। चलिए, इसमें कुछ संगठन भी बने, संगठक तत्व के बारे में भी बता दूं। इसके कुछ संगठक तत्व रहे। संगठक तत्वों में पहला रहा केंद्रीय प्रशासन। देखिए, जो चरण बने उसके अलावा उन चरणों को, वो विकास का कार्यक्रम हम किस तरीके से करेंगे, तो उसमें पहला था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा आया राज्य प्रशासन, तीसरा आया जिला प्रशासन और चौथा आया परियोजना प्रशासन। तो ये 4 प्रशासनिक व्यवस्था में ये कार्य होना था। केंद्र सरकार की योजना रही, केंद्र सरकार की योजना को रूपांतरित करने का काम, बनाने का काम, उसको सही ढंग से विस्तार देने का काम राज्य का था, राज्य सरकार से जिलों का था, और जिलों से वो परियोजना प्रशासन जो था, वो परियोजना प्रशासन उस कार्य को देखेगा। तो मैंने बताया ना कि जो नौकरशाही की व्यवस्था थी वो काफी लचीली व्यवस्था थी, और ये अंतिम जो स्थिति यहां से यहां तक परियोजना को आते आते, परियोजना का व्यय आते आते वो खत्म हो जाता था, परियोजनाएं बनती नहीं थी, है ना। कई परियोजनाएं तो राजस्थान में ऐसी बनी जो कुएं खोदने की परियोजना थी, फाइलों में बहुत सारे कुएं खोदे गए, पर फाइनली जाके जब देखा गया तो वहां पे कुएं थे ही नहीं। तो ऐसी कई परियोजनाएं बनी और कई परियोजनाएं फाइलों में बंद भी हो गई। ठीक। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम उतना सफल नहीं हुआ जितना सफल होना था, और यदि ये उस समय सफल हो जाता तो आज भारत के गांव की स्थिति कुछ और होती। ठीक है। अब ये योजना जो रहा, इसकी असफलता क्यों हुई? क्योंकि केंद्र ने तो योजना बनाया और केंद्र ने बजट का भी प्रावधान किया, हर वो तरीके अपनाए गए जिससे योजना आगे बढ़े, जिससे योजना से लोगों का विकास हो, पर ये योजना की असफलता कैसे होगी? तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो था बलवंत राय मेहता समिति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, क्या है, कैसा है, इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो बलवंत राय मेहता समिति का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य था जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था, इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे ये ढूंढना था। और उन्होंने जब पता किया तो उनको सबसे प्रमुख कारण यही लगा कि जन भागीदारी की कमी आ रही है। अब ये जन भागीदारी की कमी आ रही है तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। वो सिफारिश मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके गठन, सीडीपी की असफलता, इसका उद्देश्य था, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्यों में ये था इसका सीडीपी की असफलता का कारण। ठीक है। इसका गठन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 16 जनवरी 1957 को। यह डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 16 जनवरी 1957 को इसका गठन हुआ। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 24 नवंबर 1957 सरकार को इसने अपना रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया 1 अप्रैल 1958। तो ये 3 डेट है, और इन तीनों डेट को आपको अच्छे से याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? 16 जनवरी 1957 को गठन हुआ। गठन होने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दिया 24 नवंबर 1957 को,
और इस रिपोर्ट को लागू किया गया 1 अप्रैल 1958 को। तो ये लागू वाला डेट जरूर याद रखिए। इनकी जितनी भी सिफारिशें थी बिना परिवर्तन के उन सभी सिफारिशों को लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की कौन कौन सी सिफारिशें थी अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इनकी जितनी भी सिफारिश इन्होंने बताई थी उन सभी सिफारिशों को एक एक वाक्य के साथ, ठीक है, वो पूरा इसको लागू किया गया। ठीक, चलिए अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें, क्या क्या सिफारिश थी। तो पहली सिफारिश थी इसकी त्रिस्तरीय पंचायत का गठन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो बलवंत राय समिति ने बनाया, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन। त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे पहला ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पर, दूसरा था पंचायत समिति, ये था ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा था जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना जो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया। ग्राम पंचायत का गठन होना था, ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा का भी गठन होना था। ग्राम पंचायत का गठन जो होना था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे होना था। मतलब जो आज हम लोग जो चीज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति देखते हैं, वो उस समय बलवंत राय मेहता ने बताई थी। पंचायत समिति जो था, पंचायत समिति अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सहायता से होना था। पंचायत समिति जो था ये एक कार्यकारी निकाय था, तो ये निकाय को भी याद रखना है। और ये कार्यकारी निकाय जो था एक मीडिएटर जैसा था। मीडिएटर मतलब गांव और जिले के बीच की एक स्थिति है ना, गांव और जिले के बीच में जो ब्लॉक हम लोग देखते हैं या तहसील जो हम लोग देखते हैं, वैसी कुछ स्थिति थी, गांव और जिले के बीच की स्थिति, ये कहलाया कार्यकारी निकाय। और उसके ऊपर में ये था हमारा पर्यवेक्षक निकाय जो हमारा जिला पंचायत था, और जिला पंचायत का अध्यक्ष माना गया कलेक्टर को। अभी तो ये बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैं बता रहा हूं। अभी जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन के बाद की जो पंचायत की जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब पंचायत की जब संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या होता है, कौन अध्यक्ष होता है, कैसे उनको हटाया जाता है, वो सारा चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ये तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी सिफारिश दिया था उस सिफारिश के आधार पर। तो ग्राम पंचायत जो बना, ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, सरपंच का प्रावधान रखा गया, सरपंच होगा, पंच होगा, जो व्यवस्था आप लोग देखते हैं कुछ वैसा। तो ग्राम पंचायत का क्या कार्य था? ग्राम पंचायत का कार्य था कर वसूली। इसके प्रमुख कार्यों में एक था कर की वसूली करना, लगान की वसूली करना। पंचायत समिति जो बनी थी उसमें कर की वसूली या लगान की वसूली, साथ में गांव की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका रहा कि गांव के मूलभूत कार्य जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, इसकी व्यवस्था पे ध्यान देना, ये ग्राम पंचायत का कार्य था। ठीक है, पंचायत समिति जो था ग्राम पंचायतों के ऊपर, ग्राम पंचायत के जो ऊपर के जो कार्य होने थे वो पंचायत समिति के माध्यम से होना था। जिला पंचायत, जिला पंचायत का कार्य था, पहला कार्य अनुदान मांगों को खंडवार वितरण। आज भी यदि जिला पंचायत का हम देखेंगे तो जो अनुदान आता है, जो राज्य से आता है, जो केंद्र से, या जो भी अनुदान आता है, जो फंड आता है, उसका वितरण किस तरीके से किया जाए। ठीक, दूसरा कार्य था विकास खंड की योजनाओं का समन्वय। ये इसका दूसरा कार्य था कि विकास खंड के स्तर पर, देखिए विकास खंड के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर जो भी योजनाएं बनेंगी या पंचायत समिति के द्वारा जो योजनाएं बनेंगी, क्योंकि हमारा जो जिला पंचायत था वो पर्यवेक्षक की भूमिका में था। पर्यवेक्षक की भूमिका में था मतलब ब्लॉक स्तर पर जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखरेख करने का काम जो है वो जिला पंचायत समिति का रहा। तो विकास खंड की योजनाओं का समन्वय करना। तीसरी चीज आय व्यय का निरीक्षण करना
किसका आय व्यय का निरीक्षण करना, ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति के आय व्यय के निरीक्षण को, जो पंचायत समिति का जो आय व्यय हुआ उसका निरीक्षण करना। ठीक है, तो ये सारा जो कार्य था वो किसका था, हमारा बलवंत राय मेहता समिति के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत जो गठित होगा वो किस तरीके से काम करेगा। ग्राम पंचायत बनेगा तो ग्राम पंचायतों के क्या क्या कार्य होंगे, सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, पंचों के क्या काम होंगे, सरपंचों के क्या काम होंगे, उसके ऊपर में एक पंचायत समिति बनेगा जो ब्लॉक स्तर पर बनेगा। याद रखना इस नाम को, पंचायत समिति बनाई गई थी, है ना। ब्लॉक समिति नहीं था, तहसील समिति नहीं था, जनपद पंचायत नहीं था, ये था पंचायत समिति। और तीसरा जो बना था वो था हमारा जिला पंचायत। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जनपद पंचायत था, जिला पंचायत था, ग्राम पंचायत था, नगर पालिका, वो नगर पालिका वाली चीज तो अलग है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत दो। अब आज की संरचना देखते हैं, ग्राम पंचायत आज भी है, उस समय बलवंत राय मेहता की सिफारिश भी थी। दूसरा जिला पंचायत है तीसरे नंबर का, वो आज भी है। पर ये जो दूसरा नंबर का जो था पंचायत समिति, ये पंचायत समिति जो रहा उसका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये इसकी मूलभूत सिफारिश थी। त्रिस्तरीय पंचायत में जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत संरचना होना था। दूसरा चीज, पंचायतों में महिला, एसटी और एससी के लिए आरक्षण की बात। जो पंचायत गठित होता, त्रिस्तरीय पंचायत जो भी गठित होता, उसमें महिलाओं के लिए क्या आरक्षण होगा, एसटी एससी के लिए। अभी हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो इसमें ओबीसी के लिए भी एक आरक्षण का प्रावधान आ जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए, एसटी और एससी के लिए क्या आरक्षण रहा उसको देखना है। तो महिलाओं के लिए 2 सीट की व्यवस्था की गई और एसटी एससी के लिए एक एक सीट की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महिलाओं के लिए बात किया गया था 2 आरक्षण और एसटी एससी वर्ग के लिए किया गया था एक एक आरक्षण। ठीक है, अगली सिफारिश जो थी, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता, इनकी जो सिफारिश रही, तीसरी सिफारिश। देखिए पहला सिफारिश था त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत बन गया। अब वो जो पंचायत बन गया है उस पंचायत में कितने आरक्षण होंगे, कितने सदस्य होंगे, उस पर बात हुई। तीसरी चीज ये हुआ कि उस स्तर पे आय व्यय कैसे किया जाए, मतलब पैसे का हिसाब किताब कैसे किया जाए, या वित्तीय संसाधन उनको किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे ये चीज देखने को मिला कि वित्तीय अनियमितता बहुत हुई थी। वित्तीय अनियमितता को किस तरीके से दूर किया जाए, उनको किस तरीके से फंडिंग दिया जाए। ठीक है, तो ये बात की गई थी। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर पर। लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण भाई, ये लोग देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ते थे सत्ता का विकेंद्रीकरण। बलवंत राय मेहता समिति में पहली बार लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की बात की गई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पहली बार लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण किस समिति के माध्यम से बनाया गया। तो पहली बार आपका लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण हुआ था, ये बनाया गया था किसके आधार पे, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे। ठीक है, चलिए ये इनकी सिफारिश है, जो मूलभूत सिफारिश है, जो महत्वपूर्ण सिफारिश है। अब बलवंत राय मेहता समिति की सारी रिपोर्ट को मान ली गई और इसको लागू भी कर दिया गया था। लागू करने का डेट 1 अप्रैल 1958 लागू किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहला, राजस्थान का जो नागौर जिला था, नागौर जिले ने पहला पंचायत व्यवस्था लागू किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पहला पंचायती व्यवस्था कहाँ लागू हुआ। तो पहली पंचायती व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और दूसरा हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहला वाला तो कई बार पूछा जा चुका है,
यदि मुझको बोला जाए कौन सा पूछना है तो मैं तो दूसरा वाला पूछूंगा। भी पहला तो ठीक है, सबको पता है, सबने रट के रखा है, राजस्थान का नागौर है, पहला हुआ राजस्थान का नागौर है, पहला हुआ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? तो दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे राज्यों ने अपना ये पंचायती व्यवस्था लागू किया। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति जो रहा वो काफी सफल रहा, काफी हद तक सफल रहा। परंतु जो पंचायत की व्यवस्था थी वो उतनी सफल फिर भी नहीं हो पाई। पंचायत फिर भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो बाद में फिर समितियों का निर्माण होता गया। अब बलवंत राय मेहता समिति के बाद में जब पंचायतों का निर्माण हुआ तो इसमें बहुत सारे अध्ययन दल भी शामिल हुए। बाद में बहुत से और अध्ययन किए गए। ऐसा नहीं था कि बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायत बना दिया गया तो फिर वो बन गया। बाद में उन्होंने कैसा काम किया, क्या काम किया, इसको लेके बहुत सारी समितियां बनी या अध्ययन दल बने। समितियां नहीं बोलती इसको, अध्ययन दल बोलते हैं। तो ये अध्ययन दल कब बना और उसके अध्यक्ष कौन थे ये मैं आपको बता देता हूं, जिसमें से कुछ कुछ को आपको याद रखना है। सबसे पहले बना था 1960 में, ये राव इसके अध्यक्ष थे, वी.आर. राव। उसके बाद 1961 में ईश्वरन अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर 1962 में राजगोपालन। उसके बाद फिर 1963 में दिवाकर। फिर उसके बाद 1965 में 1963 में एक और बना, कृष्ण मैथ्या। फिर उसके बाद 1965 में संथानम। फिर उसके बाद 1966 में रामचंद्रन। फिर उसके बाद 1969 में रामनाथन। फिर उसके बाद 1972 में आया कृष्ण मैथ्या, एक बार और कृष्ण मैथ्या। फिर 1976 में आया दया चौबे। 1976 में आया दया चौबे। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता के बाद अगली समिति जो बनी वो कैसे बनी, क्या बनी। तो अगली समिति एकदम अचानक से नहीं बना। बलवंत राय मेहता का जो सिफारिश लागू हुआ उस सिफारिश के बाद में काफ़ी रिसर्च हुए, काफ़ी अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के बाद में फिर देखा गया कि जो विकास कार्यक्रम चलाए गए, जो त्रिस्तरीय पंचायत संरचना चलाएगी वो ठीक से काम किया नहीं किया। ठीक से काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और ठीक से काम कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती, उसके आधार पर ये अध्ययन दल बनाया गया। तो पहला जो अध्ययन दल बना था इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना, 1960 का अध्ययन दल और 1976 का जो अध्ययन दल था दया चौबे। यदि आप पूरा याद नहीं कर पाते हो, क्योंकि पूरा डिटेल इतना फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब भी आपके पास ऐसा कोई फैक्ट होता है उसमें आपको क्या करना है, 1960 पहला वाला और आखिरी वाला। 1962 वाला आप चाहो तो याद कर सकते हो, राजगोपालन, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है कि 1962 में बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित अध्ययन दल के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे राजगोपालन। तो पहले थे राव, दूसरे थे राजगोपालन और तीसरे थे ये वाले जो 1976 के दया चौबे। ठीक है। तो आज का क्लास जो था उसमें मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति किस तरीके से गठित हुआ और क्या क्या चीजें उसमें लाई गई। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अन्य जो समितियां आई वो किस तरीके से आई और उनके गठन के पीछे का क्या रोल रहा, क्यों गठित किया गया। ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, देखिए चीज़ों में कहीं डाउट हो तो बताइए। थैंक यू।